तो हम बात करेंगे 2016 की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की ये लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि 15 नंबर का है ये। तो 8वां वाला क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट इन द फॉर्मेट एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब 2013 के अनुसूचित थर्ड वाले के प्रारूप को हम समझेंगे। ठीक है। सो टाइम को बचाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल में, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो शेड्यूल पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं शेड्यूल थर्ड होता क्या है, उसके बाद हम फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है। शेड्यूल थर्ड है क्या? शेड्यूल थर्ड ऐसे पहले समझ लेते हैं। 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट हमारा लागू था वो था 1956 वाला। 1956 वाला जो चल रहा था वो बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया था। तो उसको चेंज करने के लिए, मतलब लाइक उस टाइम जो कॉर्पोरेट में मंत्रालय में जो मंत्री थे, उन्होंने देखा कि जो विदेशी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल मार्केट, अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट बनती थी वो 1956 के अकॉर्डिंग बनती थी और वो बहुत ओल्ड फैशन थी, बहुत किसी को कुछ समझ नहीं आता था। तो इसलिए 2013 में इसको चेंज किया गया, ताकि ये जो अब बैलेंस शीट जो बनती है, फिलहाल हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं, ये एक तरह से इंटरनेशनली है। ये ऐसे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये ऐसे ही बनती है, ऐसे ही लगभग लगभग सेम फॉर्मेट है दोनों जगह का। तो अगर किसी विदेशी कंपनी को करना है हमारे यहाँ बिजनेस, तो उसको हमारे बैलेंस शीट पढ़ने में उसको आसानी होती है। इसके लिए लाया गया था। शेड्यूल थर्ड क्या है ये चीज़? शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एट गिवन फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट of profit and loss. This schedule has been amended of 30th March 2011 and now format is applicable in exam. It means all balance sheet and statement of P&L of companies should be prepared as per new format। मतलब इसको कब से, मतलब जब वो 1956 की जब चल रहा था, वो वाला कंपनी जब चल रहा था 1956, तभी इसको लागू कर दिया गया था। मतलब 2011 से ही ये लागू है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न में कब लग गया हमारा? 2013 से। ठीक है। तो हम 13 से पढ़ेंगे कंपनी से 2013। तो हमने समझ लिया ये शेड्यूल थर्ड है क्या है, कैसे आया, कब आया, क्यों लाया गया। अब हम सीधा सीधा बैलेंस शीट समझते हैं। 15 मार्क्स के लिए होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अच्छे से लिखिए इसको, एक एक चीज़ मैंने डीपली लिख रखा है, पूरा विस्तार में एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टार्टिंग से यहाँ से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, तो हमारी बैलेंस शीट कब प्रिपेयर होती है? 31 मार्च को। ठीक है। जो साल चल रहा है वो साल लिख देंगे हम। उसके बाद पर्टिकुलर इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे। नोट्स, नोट्स मतलब वो कि हम ये लिखे हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आया कहाँ से, हम इसके लिए एक वर्किंग नोट क्लास वर्क बनाएंगे। तो वहाँ पे इसका नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। ठीक, इधर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी। ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख रहे हैं, तो हम समझते हैं पहले इक्विटी क्या होती है और लायबिलिटीज़ क्या होती है। इक्विटी मतलब वो चीज़ होती है जो मालिक, जो ओनर होता है, वो खुद देता है। मतलब अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो मैंने खुद के पैसे लगाए हैं दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी, और जो मैंने बाहरी लोगों से पैसे लिए हैं किसी भी तरीके से, वो कहलाएगा हमारा लायबिलिटीज़। ठीक है। तो हमको इक्विटी नहीं चुकता करनी है, हमको सिर्फ लायबिलिटी भी करने होते हैं। ठीक है ना, हमको ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, ये क्या होता है। तो हमने शेयर होल्डर्स के लिए फंड बनाया है, तो उसमें हम बात करेंगे शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल को एक तरह से हमको फॉर्मेट बना के निकालना होता है। कैसे निकालना होता है मैं समझाता हूँ। मैंने सॉल्व करके रखा है, टाइम बचे इसलिए मैं सॉल्व के पहले ही रख लिया, समझा दूंगा। देख कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल हम देख लेंगे हमारा इक्विटी कितने का है, प्रेफरेंस शेयर कितने का है, कितने का ईच है। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे। उसके बाद जो है फिर से इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, मतलब कैसे हमने पैसे लिए हैं। लाइक जैसे इसमें मैं लिख रखा है 600 इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कितने वाले, 10 रुपये एक ईच वाले। ठीक है। कॉल्ड अप मतलब मैंने इनसे इतने पैसे मांगे हैं। ठीक है, इतने पैसे मांगे हैं। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर, मतलब इन्होंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने को
1.5 लाख रुपये इन्होंने दे दिए, ठीक है, और इन्होंने मेरे को 10,000 रुपये नहीं दिए, 10,000 रुपये नहीं दिए, ठीक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्रीटेड अकाउंट, मतलब मैंने इनका 20,000 का शेयर जब्त कर लिया, जब्त कर लिया मतलब इनको देना नहीं है, मैंने इसको जब्त कर लिया है। तो उसके बाद इसमें से माइनस प्लस करने के बाद जो आएगा लास्ट में दैट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। ऐसे हम निकालेंगे शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था, आगे है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इसके बारे में बात करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस को समझने से पहले एक कर लेते हैं, नहीं करते हैं, इसी में हम इसको समझाऊंगा तो इसे मैं समझा दूँगा। तो पहले हम रिजर्व और सरप्लस को भी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो वो कैलकुलेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सरप्लस और नेट लॉस या अदर रिजर्व, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व हम समझ लेते हैं कैपिटल रिजर्व होता क्या है। तो इस जो पहले बताना वाला था अब बता रहा हूँ। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो दो प्रकार का होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो बार बार प्रॉफिट देता है, मतलब जैसे किराया मिलता है हर महीने, और कोई भी चीज़ जो क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मिलती है वो, और वो कैपिटल प्रॉफिट ऐसा होता है जो कभी कभार मिलता है प्रॉफिट एक आध बार, जैसे घर बेचा तो प्रॉफिट, फिर कभी कोई ऐसा चीज़ बेचा तो प्रॉफिट, ठीक है, कभी कभार मिलता है। तो जो हमारा ये कैपिटल रिजर्व होता है ये हमारा कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है, कैपिटल नेचर प्रॉफिट का होता है ये कैपिटल रिजर्व। और जो ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये हो गया ना, कैपिटल रिजर्व कन्फर्म हो गया, ये कैपिटल नेचर का होता है। और जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है इसको मैंने अच्छे से समझाया है एक पीछे वाली वीडियो में, वो प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन वाला, उसमें ये कब काम आता है हमारा CRR, ये हमारे प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में काम आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशन रिजर्व के बारे में। रिवोल्यूशन रिजर्व क्या होता है, सॉरी, रिवोल्यूशन रिजर्व से पहले ये है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब ये कब काम आएगा, जब हम अपने डेटर को उसका पैसा वापस करेंगे तब काम आएगा हमारा डेटर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व के बारे में। तो ये इसको एक तरह से ये समझ लेते हैं, हमको जब कोई चीज़ बेचनी होती है, अब लाइक समझ लेते हैं हमने कोई चीज़ खरीदी थी, कोई घर खरीदा था हमने पुराने समय में 10 लाख का, अब आज हमको उसी घर को बेचना है तो बेचेगा 1 CR का, तो 1 CR का बिकेगा वो। तो यही जो हमने इसकी वैल्यू पता की है, रिवैल्यूएट किया है, तो हमको इस टाइम पे जो उसका प्रॉफिट मालूम पड़ रहा है दैट इज़ कॉल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर कोई चीज़ मान लेते हैं घाटे में चली गई, पहले हमने महंगे में ली थी अब वो सस्ती हो गई है, तो जो हमको घाटा हो रहा है वो भी कहलाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, मतलब प्राइस को रिवैल्यूएट करना। उसके बाद अब हम बात करते हैं जनरल रिजर्व के बारे में। ये जनरली ऐसे ही अब ख़राब टाइम में काम आता है, जनरल रिजर्व का पैसा उसको छुआ नहीं जाता, जब कंपनी का ख़राब टाइम चल रहा होता है तब इसको छूते हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका एक वर्किंग नोट फर्स्ट है, वो क्या है अभी बताता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता क्या है पहले ये ध्यान देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लाइक मैंने कोई शेयर खरीदा 10 रुपये का, उसको मैंने वेट किया जब तक वो 12 रुपये का हुआ, उसके बाद मैंने 12 रुपये का जैसे हुआ उसको बेच दिया, तो मैंने 2 रुपये प्रॉफिट पे बेचे, यही कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मतलब मैंने अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटी को प्रीमियम पे बेचा, ठीक। और इस पर एक वर्किंग नोट भी है, इसको लिखते हैं। ये वर्किंग नोट तब निकालते हैं जब प्रॉफिट भी हो और एक्सपेंस भी हो, ठीक है। प्रॉफिट भी हो एक्सपेंस भी हो, ये कुछ पहले नहीं पढ़ रहा था, पहले इसको समझा लेते हैं अच्छे से, देखते हैं है क्या। तो ये तब होता है जब प्रॉफिट भी हो और एक्सपेंस भी हो। तो हम समझ लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 को, ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको कब करते हैं मैंने जब बताया, जब प्रॉफिट भी हो और एक्सपेंस भी हो। अब समझ नहीं आ रहा तो एक्सपेंस क्या है इसमें प्रॉफिट क्या है, तो इसको समझ लेते तब आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं, लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर, ठीक है। शेयर या डिबेंचर मतलब हमको शेयर इशू करने में या डिबेंचर बेचने में जो खर्चा आया है उसको इसमें से लेस करेंगे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर, हमने शेयर को बेचने में या डिबेंचर को बेचने में जो डिस्काउंट दिया है उस पर जो खर्चा है उसको माइनस करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जब हम कंपनी बना रहे थे उसके पहले ही उस जो खर्चा हो गया था उसको भी इसमें से माइनस करेंगे। ठीक, उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन मतलब अंडर राइटर को हमने जो कमीशन दिया उसको भी इसमें से माइनस करेंगे। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो हमने एडवर्टाइजमेंट किया है उसका एक्सपेंसेस में से माइनस लेस करेंगे। एनी अदर फिक्टिशियस एसेट और कोई भी फिक्टिशियस एसेट इसमें से लेस करेंगे। यहाँ से जो मैंने लेस लिख रखा है यहाँ से जो भी एक्सपेंसेस है ये सारी की सारी फिक्टिशियस एसेट है। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट वो होती है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है। मतलब ये एक तरह की खर्चे होते हैं। फिक्टिशियस एसेट मतलब खर्चा ही होता है। अब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो ही होगी ना। लाइक रियलाइजेबल वैल्यू मतलब वो जिसको बेचने पे पैसा ना मिले। जैसे कोई खर्चा है हमारा, उसको बेच थोड़ी ना पाएंगे, उसको उससे बेच के पैसा थोड़ी ना मिलेगा। तो वही फिक्टिशियस एसेट माने खर्चा जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है ये क्या होता है, अब हमको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, मैं कहाँ पे था, यहाँ पे वर्किंग नोट पहले हो फर्स्ट हो गया। अब सरप्लस और नेट लॉस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सरप्लस है और नेट लॉस है, हम जब पीनल निकालते हैं, पीनल अकाउंट जब निकालते हैं तो उसमें होता है नेट लॉस नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही नेट लॉस नेट प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस आ गया। ठीक है, ये हो गया। अदर रिजर्व या कोई फंड, तो अदर में कोई भी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी डीप चले गए थे। ये हमने कहाँ की बात की थी? रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में। अब हम सी के बारे में बात करेंगे, शेयर वारंट। शेयर वारंट्स क्या होते हैं इसको मैंने डीप में पीछे वाले वीडियो में बता रखे हैं, रिडेम्पशन वाले में। अलग से इसका वीडियो हो उसको अच्छे से वहाँ पे अगर डीपली समझ लो तो वहाँ पे समझें, इसको ऊपर ऊपर से एक मीनिंग बता देंगे इसकी। शेयर वारंट वो होता है कि जब हमारे पास शेयर खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं होते हैं तो हम एक वारंट खरीद लेते हैं कि इतने साल बाद मेरा ये शेयर हो जाएगा। उसको हम उतने पैसे दे देंगे, उतने साल बाद आखिर वारंट इसको देंगे उसके ऑफिस में, जिस कंपनी का शेयर ले रहे हैं उसकी ऑफिस में, और वहाँ से हम अपना शेयर प्राप्त कर लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड शेयर वारंट। अब शेयर एप्लीकेशन अमाउंट पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ सी तक ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला बात करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कंपनी को एप्लीकेशन अमाउंट मिल गया है लेकिन अलॉटमेंट देना बाकी है। ठीक है, मतलब समझ नहीं आया। लाइक हम समझते हैं कंपनी दो टाइप से पैसा लेती है, एक तो पूरी फुल्ली पेड अप कर लेती है, एक हमारा मंगाती है इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो इंस्टॉलमेंट में मंगाते टाइम तीन टाइम मंगाती है इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट में जब कंपनी बोली रहती है इतने टाइम, ये फरवरी में लेकर आओ, मार्च में लेकर आओ, अप्रैल में लेकर आओ, ऐसे ऐसे। तो ऐसे लाते लाते उसने अलॉटमेंट कर दिया है, सॉरी मतलब उसने पैसे प्राप्त कर लिए हैं। उसने बताया था, उसने कहा था मान लेते हैं अप्रैल में तुम्हारा पैसा, तुम्हारा शेयर हम तुमको दे देंगे। लेकिन जो हमारी बैलेंस शीट बनती है हमारी कब बनती है? 31 मार्च को बनती है। मतलब उसको शेयर देने से पहले ही हमने बैलेंस शीट बना दी है। तो वही वो बता रहा है कि पैसा तो ले लिया है लेकिन इस बैलेंस शीट में उसको नहीं दिखा पाया, अगले वाले में दिखाएंगे। समझ आया? तो ये हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। अब हम थर्ड वाले की बात करेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमको 12 महीने के बाद करना है। तो इसमें हम आते हैं, पहला वाला है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो ऐसे हम इसको लोन बोलते हैं लेकिन जनरली इसको इंटरनेशनली इसको बोरोइंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जब हम कोई पैसा ले रहे हैं और उसको लौटाएंगे हम 12 महीने बाद। ठीक, जैसे डिबेंचर के तौर पे, या लोन लिया है हमने बैंक का उसके तौर पे। ठीक, अब हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानेंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती क्या है? मतलब जब हमको लगता है कि हमने टैक्स कम पे किया है और टैक्सेबल इनकम हमारी ज़्यादा आई हो। ठीक, मतलब जो अकाउंटिंग इनकम होती है वो हम निकालते हैं और जो टैक्सेबल इनकम होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर निकालते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बताया हमको, भैया तुम्हारा 6 लाख हुआ है और हमने निकाला 8 लाख। ठीक है,
8 या 10 लाख जो भी निकाला हमने, 10 लाख मान लेते हैं, निकाला 10 लाख हमने, तो 6 लाख हमने जमा कर दिया। सिर्फ जमा हमने कितना किया, 6 लाख, और हमने निकाला है हमारा अभी 10 लाख हुआ है, तो 4 लाख अभी हमको और जमा करना है। तो यही हमारी होगी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 4 लाख की। ठीक है, आगे बात करते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के बारे में। मतलब ये ऐसी लायबिलिटी होती हैं जो लोन नहीं है, ये कुछ और हो सकते हैं, जैसे मशीनरी परचेज की हो, उसमें डिफर्ड आया हो, डिफर्ड टैक्स आया हो, या कोई और भी। जैसे हम कुछ एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड बैंक लोन्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, ये सब। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अब लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न मतलब ऐसे कि हमको जब भी देना है 12 महीने के बाद ही देना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न इसको बोलते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में हमारा जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आएगा, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स आएगा, पेंशन फंड आएगा, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म में आएंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने करेंट लायबिलिटी के बारे में बात करनी है। मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी वो जो 12 महीने के बाद पे करनी है, और करेंट लायबिलिटी वो जो 12 महीने के पहले पे करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, मैंने काटा नहीं, ऐसे इसको छोड़ दिया है। लॉन्ग टर्म, यहाँ से करंट लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, दिखा नहीं, सॉरी। इधर हम चलते हैं, इसमें है पहले क्या है, यहाँ पे ए करके शॉर्ट टर्म बोरोविंग, उसके बाद हमको यहाँ से करना है शॉर्ट टर्म बोरोविंग के बाद बी से। तो पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग होता क्या है। मतलब वही बोरोविंग जो 12 महीने के पहले हमको पे करनी है। ठीक है, ऐसे लोन्स जो हमको 12 महीने के पहले दे करने हैं। अब ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं वो बात कर लेते हैं। ट्रेड पेबल मतलब ऐसा कि हमने किसी पार्टी का चाहे सामान खरीदा है, चाहे सर्विस प्रोवाइड की है, तो जो उसका पैसा प्राप्त हो रहा है हमको 12 महीने के अंदर, दैट इज़ ट्रेड पेबल। अदर करेंट लायबिलिटी में अदर कोई भी आ जाएगी। अदर करेंट मतलब अदर मान लेते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अक्रूड इन डिबेंचर, कॉल्स इन एडवांस, ये सब हमारे अदर में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब वो कि जब हम किसी से पैसा मांगेंगे, वहाँ पे क्लेम करेंगे उसको, हमको पैसा दो, तो वहाँ पे हमको उसी दिन से 12 महीने के अंदर हमको तत्काल से तत्काल पेमेंट हो जानी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे। अब हम बात करेंगे असेट्स के बारे में। असेट्स तो नॉन करेंट असेट होती है और करेंट असेट्स होती है। नॉन करेंट एसेट वो ऐसी एसेट जिसको पैसों में कन्वर्ट बदलने में 12 महीने से ज़्यादा लगे, नॉन करेंट एसेट। जिसको पैसों में बदलने में 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लगे, दैट इज़ नॉन करेंट एसेट। जो 12 महीने से कम लगे, करेंट एसेट। ठीक, तो नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में पहले हम क्या देखेंगे, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट होती क्या है? फिक्स्ड एसेट ऐसी एसेट होती है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। मतलब इसको परचेज करने का फ़ायदा ये होता है कि बिजनेस को ऑपरेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। यही कुछ इसके फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल हैं, समझ लिए हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब वही जो हमारे बिजनेस में फिक्स्ड होती है और हमारे अर्निंग कैपेसिटी की, बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये इस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये इस इंटेंशन से बनाई गई होती है कि ये उस किसी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती है कि ताकि हमारे किसी इन्वेस्टमेंट को ये होल्ड करके रख सके 12 महीने तक, जब तक कि हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर ना हो जाए। अब हम बात करते हैं डिफर्ड टैक्स असेट के बारे में। डिफर्ड टैक्स असेट, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं पहले नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफर्ड टैक्स असेट के बारे में। डिफर्ड टैक्स असेट क्या होते हैं? मतलब अभी मैंने अभी समझा था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अब हम समझ रहे हैं डिफर्ड टैक्स असेट। ये जस्ट उसका उल्टा होता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। तो हम डिफर्ड टैक्स असेट समझते हैं। डिफर्ड टैक्स असेट मतलब हमारा जो टैक्सेबल इनकम है, मान लेते हैं वो 10 लाख है। ठीक है, और हमारा जो अकाउंटिंग इनकम है वो 15 लाख है। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम हमने भर दिया है, सॉरी उल्टा कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे टैक्सेबल इनकम जो है वो 30 लाख है, और जो हमने निकाला है अकाउंटिंग इनकम वो 25 लाख है। ठीक, तो हमने टैक्स कितने पे कर दिया है? 30 लाख, और हमको पे कितना करना था?
25 लाख, मतलब 5 लाख का हमने डिफर्ड टैक्स असेट भर दिया है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब इनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 12 महीने के बाद मिले। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस। ठीक, हम कब कब तक, हमारे बैलेंस शीट बनने तक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट मतलब ऊपर जो भी बताया है सब, ये सब चीज़ में ना आए वो सब अदर नॉन करंट एसेट में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट एसेट के बारे में। करंट एसेट वो एसेट, ऐसी एसेट जो 12 महीने में पैसे में बदल जाए, मतलब ठीक है ना, जो 12 महीने के अंदर अंदर पैसों में बदल जाए। तो इसमें पहला आला आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जो है करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने के पहले पहले कैश में बदल जाए। अब बात करते हैं इन्वेंट्रीज़ के बारे में। बी इन्वेंट्रीज़, इसका इसका मतलब होता है स्टॉक जो हम अपने फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में बना के रखते हैं नॉर्मल स्थिति में बिजनेस के, जैसे जो रॉ मटेरियल होता है और वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड और लूज टूल्स, ये सब जो हम ट्रेड के पर्पज़ से नॉर्मल कॉजेज़ में बिजनेस में रखते हैं। ठीक है, अब ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, मतलब ये ऐसी अमाउंट कहलाता है जो हम अ, किसी सामान को बेचकर या कोई सर्विस प्रदान करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये एक नया तरीका है जिसको रेफ़र करते हैं लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब ऐसे लोन्स जो 12 महीने के पहले प्राप्त हो जाते हैं, या ऐसे एडवांस जो 12 महीने के पहले बैलेंस शीट बनने के पहले पहले हमारा प्राप्त हो जाता है हमको। और अदर करंट एसेट जो ऊपर के इसमें ना आए, ये अदर करंट एसेट में। तो हमने डिस्कस कर लिया एकदम डीपली, एक एक चीज़ डिस्कस की है कि शेड्यूल 3 में 2013 का कंपनी एक्ट का फॉर्मेट क्या था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा अनसॉल्व सॉल्व करेंगे एक तरफ से 2023 की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए।